स्वतंत्रता क्या है? आप लोगों ने भी हाल राष्ट्रगान को किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तिरंगे झंडे यहाँ पर लगाए, बहुत अच्छी बात है। ये एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे कहना चाहिए कि ये जाति से बना हुआ नहीं है। हिंदू है, हिंदू भी, मुस्लिम है, मुस्लिम भी, सिख है, सिख भी, ईसाई है, ईसाई भी, पारसी है, पारसी भी, बौद्ध है तो बौद्ध भी, सभी अनुयायी के एक साथ एक मत में ये पर्व बनाते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये ऐसा पर्व है जो हर आत्मा को, और जिसमें भारत में रहने वाली हर आत्मा को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बनाती है और बनाना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग इस दिन क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। और स्वतंत्र हुए थे तो स्वतंत्रता दिवस को निश्चित बनाना चाहिए। तो स्वतंत्रता दिवस पर एक परिभाषा मैंने एलोरा के जंगल में बनाई थी, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। बड़े ही चिंतन करने के बाद इस परिभाषा को मैंने वहाँ तैयार किया था कि स्वतंत्रता का स्व क्या बोल रहा है? स्व है ना, आधा स, ठीक? हाँ, तो स्वतंत्रता का स बोल रहा है स्वयं को पाना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का वो जो स है वो बोल रहा है स्वयं को पाना ही स्वतंत्रता है। वह बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है? वचनों को निभाना ही स्वतंत्रता है। वचनों को निभाना ही स्वतंत्रता है। और त्रा बोल रहा है, त्रा में बहुत मुश्किल लगी थी हमें, बड़ी मुश्किल से त्रा मिला हमें, और त्रा पर हमने लिखा कि तृप्ति को पाना ही स्वतंत्रता है। तृप्ति को पाना ही स्वतंत्रता है। और फिर ता पे हमने और लिखा, इस पर भी बहुत चिंतन करके लिखा कि तासीर का ठंडापना ही स्वतंत्रता है। तासीर स्वभाव, नेचर, तासीर का ठंडापना ही स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता की व्याख्या उस समय हमने करी थी कि निश्चित रूप से हमको स्वयं को पाना है। हम आपसे यही पूछ रहे हैं, बहुत पाया संसार में, अपने आप पर अपने आप को पाया कि नहीं? और जिन्होंने अपने आप को पा लिया, निश्चित रूप से वही सच्ची स्वतंत्रता अपने जीवन में आपने लिए। स्वतंत्र तो सब हो गए, लेकिन ये एक भलावा है, हम स्वतंत्र नहीं हुए। अगर स्वतंत्र हुए तो निश्चित रूप से आप अभी बंधे हुए हो। कोई किसी से बंधा है, कोई किसी से जुड़ा है। तो जो बंधा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, वो भला स्वतंत्र कैसे हो सकता है? स्वतंत्रता का तो तात्पर्य यही है। एक बार फिर से रिपीट करूं, ए भगवान, ठीक है? स्वतंत्रता क्या कह रही है? तो फिर से बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता का सा बोल रहा है स्वयं को पाना ही स्वतंत्रता है। वह बोल रहा है वचनों को निभाना ही स्वतंत्रता है। त्रा बोल रहा है तृप्ति को पाना ही स्वतंत्रता है। और ता बोल रहा है तासीर का ठंडापना ही स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता में इन चारों गुणों को समाहित करने का प्रयास किया मैंने। और इसीलिए कल मुझसे पूछा था कि महाराज जी आप कुछ तो बताएं। दीपक भैया ने आके बोला, तो बहुत पहले ये लाइनें लिखी थी जो स्वतंत्रता दिवस पर हमने बोली भी थी कि आप जो करना चाहते हो, अच्छा सामने आ भी गया, कि आप जो करना चाहते हो वो करने की आपको अनुमति मिल जाए, ये स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। अपितु दूसरों को बाधा पहुंचाए बिना ही करने योग्य हो, यह करने की आपको स्वीकृति मिल जाए, यह अर्थ है स्वतंत्रता का। ये जो बात की लाइन जो हमने लिखी है कि दूसरों को बाधा पहुंचाए बिना करने योग्य कार्य की आपको जो स्वीकृति मिल जाए, उसको करने योग्य और दूसरों को बाधा ना पहुंचे, ऐसे कार्य को करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। नहीं तो करने योग्य कार्य आज कहाँ हो रहे हैं? आज सच पूछा जाए तो हर एक घर का एक रूल्स होना चाहिए, कानून होना चाहिए। अगर हम स्वतंत्र हुए तो हर एक जगह हमारा जब अपना कानून है तो हर एक स्थान पर कानून बनने चाहिए। घर के भी कानून होने चाहिए, मंदिर के भी कानून होने चाहिए, निश्चित अपने जीवन के भी कानून होने चाहिए। और कानून के साथ अगर हम अपने जीवन, कानून मतलब अपने खुद के रूल्स होने चाहिए, उन रूल्स के साथ अगर हम जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से सच्ची स्वतंत्रता को हम जी रहे हैं। नहीं तो अभी हाल हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके माध्यम से मैंने एक बार पूरा प्रवचन किया था, बहुत सुंदर प्रवचन किया था। वो प्रवचन मैंने शहीद आजम भगत सिंह पर किया था।
शहीद आजम भगत सिंह पर मैंने बहुत सुंदर वहाँ पर कहीं ना कहीं किया था प्रवचन तैयार करके, और मैंने पहले पूरा शहीद आजम को पढ़ा, और जब मैंने पढ़ने के बाद जो उनके जीवन में पाया, मैंने वो सब कुछ सबके बीच में रखा। और अभी कल ही पढ़ रहा था तो एक बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग मुझे यहाँ पर देखने को मिला, और वो व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है। उसमें ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन छोटी सी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस मनाने आप लोग बैठे हैं, और मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की बात आपके बीच में रख रहा हूँ जिनका नाम आपने सुना होगा। बहुत पुरानी बात है, और महाराष्ट्र के रत्नगिरी एक जिला है, उस रत्नगिरी जिले में एक काटलुक नाम का छोटा सा गांव है, और उस छोटे से गांव में प्राइमरी कक्षा, मतलब प्राइमरी मतलब कौन सी होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं को प्राइमरी बोलते हैं ना, फिर छठवीं सातवीं आठवीं को मिडिल बोलते हैं, हाई मतलब नौवीं दसवीं ग्यारहवीं, है ना। तो प्राइमरी में बच्चों को एक अध्यापक अध्यापन करा रहे थे, और अध्यापन कराते कराते शिक्षक ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, जैसे अभी आप लोगों से प्रश्न होते हैं ना, ऐसे ही शिक्षक ने प्रश्न किया, और प्रश्न कहा, बच्चों बताओ, एक बहुत कीमती, बहुत महंगा, जिसकी कीमत बहुत होती है, ऐसा कोई कोहिनूर हीरा आपको अगर मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। एक बच्चा बड़े ही प्रसन्न मन से बोलता है कि अगर मान लीजिए हीरा मिल गया तो निश्चित रूप से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं खरीद के मोटर कार खरीदूँगा, क्योंकि मुझे मोटर में घूमने का, मतलब मोटर कार से तात्पर्य ये, आप उसको गाड़ी बोल दें, कार बोल दें, ठीक है ना, वो खरीदूंगा, सबसे पहला काम वो करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि फिर दूसरे से पूछा, बोले अच्छा है, बेच के धनवान बनेंगे और सेठ जैसा जीवन जिएंगे, लोग मुझको सेठ कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिर तीसरे से पूछा, क्या करोगे, बोले ऐसा है, मुझे घूमने का बहुत शौक है, अगर मान लो मिल गया पैसा तो पूरे विदेश के जितने भी देश है सबकी यात्रा करूँगा, ठीक है। और एक चौथे छोटे से बालक, और वो नीचे निगाह कर कर एकदम सौम्य भाव से बैठा हुआ था, और उस बालक से पूछा कि भाई ये बताओ, तो बहुत देर तक तो वो मौन रहा, और मौन रहने के बाद अपना मुख खोलता है। एक बात ध्यान रखना, जो गंभीर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, और बड़े ही सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में अपना जवाब देते हैं, ये उनकी समझदारी बताती है कि ये जो वो जवाब दे रहे हैं निश्चित रूप से। तो बड़ा ही अच्छा उसने जवाब दिया, बोले देखो ऐसा है, कितना अच्छा जवाब, वो हीरा मेरा तो नहीं है, निश्चित किसी का हीरा होगा, और मैं प्रयास ये करूँगा कि वो हीरा जिसका है मैं उसके पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बोले ऐसा है कि जिसकी चीज़ होगी, अगर मेरा कुछ घूम जाता है तो मैं कितना आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरा सब कुछ चला गया, और इतनी कीमती चीज़ अगर किसी की जाएगी तो उसका तो जीवन ही चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी का जीवन जाए। हाँ, तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा। शिक्षक महोदय बड़े मुस्कुराए, प्रसन्न हुए कि कितना अच्छा जवाब दिया इस छोटे से बालक ने। फिर उन्होंने कहा चलो मान लो आपने बहुत प्रयास किया, और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको वो नहीं मिला जिसके लिए आप चाह रहे थे कि व्यक्ति है उसको मिल जाए, फिर क्या करोगे आप, अब आप बताओ क्या ऑप्शन है आपके पास। तो वो बालक बड़ा गंभीर हुआ, 2 मिनट तक फिर मौन रहा। उसने कहा क्या जवाब दूं मैं, कि अब मैं ढूंढ रहा हूँ और अब इनने कह दिया कि नहीं मिलेगा तो क्या जवाब। तो उस छोटे से बालक ने कहा अगर सच में वो व्यक्ति नहीं मिला तो फिर मैं एक ही काम करूँगा, उस रत्न को बेचना तो है ही, और बेचने के बाद जो राशि आएगी उसको देश सेवा में लगाऊंगा। उसके लिए निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ लगाऊंगा। और सच पूछा जाए तो हमारा देश गुलाम है। क्या बोला उन्होंने, हमारा देश गुलाम है, ये मैं पूरा पैसा गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ने की यात्रा के लिए समर्पित कर दूंगा। ये उस छोटे से बालक का जवाब था। आप सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। वो कौन है, आप लोगों ने सबने उनका नाम सुना होगा कि वो कौन थे, महाराष्ट्र के वो काटलुक गांव में। चलो पहले आप लोग बताओ, रत्नगिरी जिले के काटलुक ग्राम में कौन जन्म लिया, कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिनके विचारों में इतनी उत्कृष्टता थी, जिनके आचरण में सचमुच में रोम रोम में देश के प्रति समर्पण झलक रहा था। कोई एक आध जना बता देगा, बाद में तो आपसे पूछा जाएगा और आप बता ही दोगे। नहीं, भगत सिंह को तो मैं सुना चुका हूं, अब थोड़ी बोलूंगा उसकी बात, तो मैं पिछली बार उस पर पूरा प्रवचन कर चुका हूं।
देखो ये वाला आपने आंसर बताया तो कुछ अच्छी चीज दूंगा मैं आपको। ये सब गिफ्ट नहीं दूंगा, कोई अच्छा आशीर्वाद दूंगा, कोई अच्छी चीज दूंगा। विवेकानंद नहीं। अब सुनो, आप लोग टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा प्रवचन ऑनलाइन चल रहा है जिनवाणी पर, तो अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। ये छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं थे, बाद में इनने अपना नाम ऐसा अजर अमर किया कि सबके लिए एक आदर्श बन के खड़े हो गए, और वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे जिनका जीवन आदर्श था। और अब उस समय उनके शिक्षक ने आशीर्वाद रूप में कहा था, बेटा आज नहीं तो कल तुम अपने पूरे देश का नाम रोशन करोगे, और तुम्हारा ये संस्कार बता रहा है, तुम्हारे ये परिणाम, तुम्हारे भाव बता रहे हैं कि तुम्हें युगों युगों तक भविष्य में याद रखा जाएगा, और तुम हमारे गांव का, हमारी इस विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। और सच में आज तक भी उन्होंने अपने नाम को अजर अमर कर दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। ये व्यक्तित्व छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं रहा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, जिनका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही जुनून था कि मेरा देश आज़ाद हो। और हमेशा अपने देश की आज़ादी के प्रति उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। हर क्षण हर पल उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम आता है। कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। उन अच्छाइयों में एक ये भी अच्छाई थी कि वो शुरू से लेकर आखिर तक अपने जीवन में त्याग के साथ अपने जीवन को उन्होंने जिया। हमेशा उन्होंने अपने जीवन को वीरता और उत्कृष्टता से अपने जीवन को जीने का प्रयास किया, कभी झुके नहीं, हमेशा उन्होंने दूसरों को झुकाने का प्रयास किया। किस लिए? इसलिए नहीं, इसलिए एक सात्विक अभिमान के भाव के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया, और कभी अपना माथा किसी के आगे टेका नहीं। हमेशा वो कहते थे ये माथा सिर्फ कहाँ टिकेगा, तो ये माथा सिर्फ मेरी मातृभूमि के प्रति टिकेगा, उसके अलावा मैं ये माथा कहीं नहीं टिकाऊंगा। ये उनके भाव थे। और हमेशा वो ये बोलते थे, उनका कहना ये था कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में भी हमेशा एक्शन लेना शुरू करो। अगर हम एक्शन नहीं ले पाए तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमें एक्टिव होना चाहिए, और हम जितना कर सकते हैं उतना हम करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे वो क्या नाम बताया मैंने आपको भी, हाल बताओ, भूल गए? गोपाल कृष्ण गोखले। इस व्यक्तित्व को इसलिए क्योंकि आज स्वतंत्रता 15 अगस्त है, और आप लोगों ने राष्ट्रगान किया, और राष्ट्रगान से मुझे लगा कि इस छोटी सी बात को, इस छोटी सी कहानी को आपको ज़रूर सुनो, कि आपको याद आ जाए कि स्वतंत्रता सेनानी इन जैसे लोगों ने अपना खून दिया, उसके बाद आज आपको स्वतंत्रता मिली है। लेकिन वो स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उस स्वतंत्रता का हम उपयोग कितना कर रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हम तत्वों को बचाएंगे तभी निश्चित रूप से ध्यान रखना हमारा भारत पति भारत बनेगा। लेकिन हम तत्व कहाँ बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे हैं। हमारे देश के मूलभूत तत्व क्या थे? अहिंसा हमारे देश का मूलभूत सिद्धांत था। शिक्षा हमारे देश की मूल रीढ़ थी। न्याय हमारे देश का सब प्रकार के अन्याय को तोड़ने वाला था। हमारे वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे, लेकिन कहाँ बचा? वो सब कुछ नहीं बचा हमारा, जिसलिए हम अहिंसा धर्म मूलतः आज अहिंसा धर्म समाप्त होता चला जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि आज अब प्रयास, आपको बता रहा हूँ कि बड़ी दुख और बड़ी वेदना और बड़ी पीड़ा होती है जब ये बात सुनने को मिलती है। और ये जब बात मुझे पता चली, और ये आंकड़े आज के नहीं, ये आंकड़े बहुत पुराने हैं। जो आंकड़ा मुझे मिला उससे मुझे सुनने में ऐसा लगा कि ये क्या है, देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आपको सुनाऊं, मैंने लिखा था वो आंकड़ा, और लिखने के बाद मुझे अंदर से दुख भी हुआ कि ये आज भारत देश किस ओर जा रहा है। आप मानना, विचार करना कि बांग्लादेश पर प्रतिदिन 30,000 गाय इस देश में गैर कानूनी रूप से कटने के लिए जा रही है। प्रतिदिन 30,000 गायें कटने के लिए जा रही है। ये प्रतिदिन का आंकड़ा बता रहा हूं। और कहते हैं कि लगभग 35% पशु पाकिस्तान के कत्लखानों में कट रहे हैं। अब मानना, जो देश कृषि प्रधान था उसमें कहते हैं कि इस देश में प्रतिवर्ष लगभग
14 करोड़ जितने पशुओं का कत्ल केवल मांस निर्यात के लिए हो रहा है। 14 करोड़ पशुओं का कितना प्रति वर्ष यहाँ पर 14 करोड़ पशु कत्ल खाने भेजे जा रहे हैं। वर्तमान में संपूर्ण जगत में गोमांस निर्यात में ये हमारा देश, इसको अवार्ड मिलता है, प्रथम आता है। यहाँ से गाय प्रथम बार जाती है। विचार करना कि यहाँ पर जो सरकार है, इस सरकार ने भी अलग अलग प्रकार के 13 प्रकार की सब्सिडी दे रखी है गाय पर, कत्ल खानों पर, पशुओं को मारने के ऊपर 13 प्रकार की अलग अलग देखना सब्सिडियां, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे और भी पशु, 13 प्रकार की सब्सिडियां हैं। आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब आप अगर कितने का लोन लोगे तो उतना पैसा आपको देना ही नहीं पड़ेगा। क्या है, कहाँ देश जा रहा है? और मूल में अहिंसा के माध्यम से जिस देश को आज़ाद कराया, उस देश के लिए किस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार, ये आंकड़े मुझे मिले थे इसलिए मैंने नोट कर लिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैंने सुना तो मैंने पता किया, बोले नहीं महाराज जी निश्चित ये आंकड़े गलत नहीं है। 14 करोड़ पशु, ये आज के आंकड़े नहीं है, ये मैंने 6-7 साल पहले नोट किए, 8 और बल्कि 8-10 साल पहले के आंकड़े हैं। 14 करोड़ पशु जिस देश में मारे जा रहे हैं, वो देश अपने आप को स्वतंत्रता बोल रहे हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं। विचार करना, क्या सच में आप स्वतंत्र हुए हैं? नहीं, आप अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हाँ, अगर स्वतंत्र हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी चलना चाहिए ना, है आपका होना चाहिए ना। और कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी की सरकार तो किसको मानने वाली है? राम को मानने वाली है, हनुमान को मानने वाली है। तो राम को मानने वाली वो सरकार कहाँ है मोदी जी की? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ उनसे, क्या बात है, कहाँ है वो? किधर गए उनके वो जिस बात को लेकर उन्होंने वोट मांगा था? बताओ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। उन्हीं कत्ल खानों के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, उन्हीं के लिए वो कहने को तो गौशालाएं खुलवा रहे हैं, एक तरफ वो आपको खुश कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कोई विशेष कानून बना नहीं बना। अभी शायद किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत सारा आंदोलन हुआ, एक व्यक्ति को लेकर, नाम मालूम नहीं मुझे किसके लिए हुआ, नहीं इस कत्ल में उसमें भी एक आंदोलन हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो गया तो उनको जेल हो गई। आपको बता रहे हैं, आपको नाम याद नहीं आ रहा, भैया जी ने हमें नाम बताया था, उन्हीं के खिलाफ हो गया। अब कैसा देश आज़ाद हुआ आप बताइए? ये अहिंसा हमारी और मुख्य धर्म होते हुए आज हिंसा की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। अहिंसा हमारा समाप्त हो चुका है। शिक्षा कहाँ गई हमारी? वैचारिक शुद्धि प्रदान करना, मन को स्वस्थ बनाए रखना, ये शिक्षा थी, लेकिन आज वो शिक्षा समाप्त होती चली जा रही है। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली थी शिक्षा को लेकर। आज थोड़ा सा मैं बोल लूँ कि रत्नकंठ सभा की सारी पढ़ना है, ये थोड़ा बोल लूँ? हाँ, तो आचार्य भगवान ने शिक्षा के लिए जो एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि भारत की भाषा अनेकता में एकता को बिगुल बजाने वाली थी। वर्तमान में वो जो मातृभाषा है, वो जिसे हम कहना चाहिए कि हमारी माँ है, उसे हम भूल रहे हैं। कौन सी भाषा हमारी बताओ मातृभाषा? क्या अंग्रेजी मातृभाषा है? कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी के भूत ने हमारे स्वरूप को बदल दिया। जो प्रेम वात्सल्य हमारी अपनी भाषा में था, क्या वो अंग्रेजी भाषा में वो मिठास है? बताओ, है वो मिठास? वो माँ चले गई, वो माम आ गया, डैडी आ गया, पिता चले गए, और क्या आ गया? डैड आ गया और डैडी आ गया। क्या डैडी बोलने में प्रेम झलकता है? आज सच में अगर आप आचार्यश्री को बोलने वाले हो और आचार्यश्री को मानने वाले हो और आचार्यश्री की जयकारा करने वाले हो, तो मम्मी बोलना छोड़ दो, माम बोलना छोड़ दो, और क्या बोलो? माँ बोलो। माँ में जो प्रेम है, माँ में जो वात्सल्य है, माँ में जो स्नेह है, वो नहीं मिलने वाला। पिताजी बोलना सीखो, डेड बोलना छोड़ दो। ध्यान रखना, डेड में जो है ना, डेड का अर्थ क्या होता है? अब मैं उसको बोलना नहीं चाहता कि डेड का अर्थ क्या होता है क्या, लेकिन आप डेड क्यों बना रहे हो? पिताजी को डेड मत बनाओ आप, ठीक है ना? तो आप सच में अगर जीना चाहते हैं तो अपनी मातृभाषा को ना भूलें और उन्हें उसको छोड़कर, क्योंकि आप अच्छा श्री हमेशा बोलते थे ये वाली बात, क्या बोलते थे? बोलते थे कि जो लोग यहाँ, जितने लोग अंग्रेजी का जिन पर भूत चढ़ा हुआ है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अंग्रेजी का भूत चढ़ा हुआ है, वो मेरे इस प्रश्न का जवाब देना कि जब भी सपने आते हैं उनको अंग्रेजी में आते कि हिंदी में आते हैं? जवाब देना मेरी बात का। काहे में आते हैं? नहीं, अंग्रेजी में सपने आते होंगे। आए क्या? एक आध सपना अंग्रेजी में आया तो आना, मैं उसका फलादेश बताऊंगा। हैं? अरे भैया,
जब सपने भी हिंदी में आते हैं तो काय को अंग्रेजी के पीछे पड़ो। ये अंग्रेजी के भूत से हमारे स्वरूप को हमने बदल लिया है, वो प्रेम वात्सल्य हमारा समाप्त होते चले आ रहा है। तो निश्चित हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा से मुझे विरोध नहीं है, अंग्रेजियत से मुझे विरोध है। आज अंग्रेजियत आ गई है, सब कुछ चला गया अंग्रेजी भाषा। क्योंकि निश्चित मैं अब आपसे वो हमेशा बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ जब भी बात आती है, और इस बात को बोलता हूँ क्योंकि मैंने विनय भैया से इस बात को सुना था। स्कूल क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? अब ये जो स्कूल का अर्थ आप जाना क्या होता है? आप लोग स्कूल बोले जा रहे हो। अरे भारत के रहने वालों, आचार्य श्री जी इस नाम से चिढ़ते थे, स्कूल के नाम से। क्या ये स्कूल? जब अंग्रेज लोग भारत में आए और उन्होंने यहाँ की पद्धति देखी और यहाँ का कल्चर देखा कि यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा होती है, यहाँ तो गुरुकुल चलते हैं, अब इनके गुरुकुल चलते हैं तो हम क्या कौन सा कुल बनाएं, हम भी कोई ना कोई बुलाएंगे। तो उन्होंने ई स्कूल बनाया, यानी ईसाई का कुल, ई स्कूल बनाया। वो स्कूल था। आप अंग्रेजी माध्यम की डिक्शनरी में उठाकर देख लेना स्कूल शब्द का क्या अर्थ है। हाँ, ये स्कूल शब्द अंग्रेजों की देन है और वो अंग्रेजों की देन छोड़ गए और स्कूल, इसका कुल, अरे गुरुकुल था, विद्यालय था, आप भूल गए। किसी भी विद्यालय के आगे, किसी भी विद्यालय के आगे गुरुकुल नहीं मिलेगा, विद्यालय नहीं मिलेगा, शिक्षालय नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कूल मिलेगा। क्या इसका कुल है, वैसाई का कुल है वो? बोलो तो नहीं है ना। जब मैं विद्यासागर विद्यालय में गया तब वहाँ विद्यासागर स्कूल लिखा था। मैंने कहा एक तरफ तो विद्यासागर नाम लिख रखा है आपने और एक तरफ स्कूल लिख रखा है आपने। नहीं भैया, निश्चित रूप से ध्यान रखना, इस अर्थ को आप कोश में उठाकर देख लेना। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जिस माध्यम से में देश प्रेम नहीं, संस्कार नहीं, अहिंसा नहीं, वात्सल्य नहीं, बड़ों के प्रति विनय नहीं, उस माध्यम की पुस्तकों से हमारे बच्चे क्या संस्कारवान बन पाएंगे? बताओ, उसमें क्या लिखा है? पढ़ो पुस्तकों को, आपको पता चलेगा। उन पुस्तकों में कहीं भी संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, ना ही अहिंसा है, नहीं आपस का प्रेम वात्सल्य दिख रहा है। लेकिन आपके अंदर क्या भूत चढ़ा है? मेरे बच्चों को कहाँ भेजना है मुझे? इंग्लिश मीडियम। ना माँ को आती है ना पिता को आता है, दोनों को नहीं आते, लेकिन भेजना कहाँ है? इंग्लिश मीडियम। क्यों? वो एक कल्चर बन गया ना। अगर हम वहाँ नहीं भेजेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? इनके पास पैसा नहीं है, ये बच्चों को गंवार रखना चाहते हैं। ये एक वो मेजोरिटी बन चुकी है। उस मेजोरिटी के कारण और अपनी इज्जत के कारण हम बच्चों को वहाँ भेजते हैं और जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो फिर लोग रोते हैं आके, मान नहीं रहा है। तो अब आपने ऐसी तो विद्यालय में भेजा है उसको पढ़ने के लिए, वो कहाँ से मानेगा? नहीं मानने वाला, वो भगवान को नहीं मानने वाला, ध्यान रखना, वो गुरु को नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार। और आचार्य एक बात बहुत अच्छे से बोलते थे, आचार्य की वेदना थी ये। आचार्य बोलते थे कि जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा संस्कार और सबसे ज़्यादा सीखता है विद्यालय में जाकर। विद्यालय में जैसा उसको पढ़ाया जाता है वो संस्कार उसके रोम रोम में बसते हैं। वो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो 5 घंटे वो कीमती समय जागृत अवस्था के, है ना, वो कहाँ बिताता है? बोले वो विद्यालय में बिताता है। ठीक, यहाँ आने के बाद तो उसका लगभग सोने में, खेलने में, इसमें समय निकल जाता है। तो सीखता वही है। और सीखने का केंद्र अगर मान लीजिए व्यवस्थित नहीं हुआ तो फिर वही संस्कार उसके अंदर आएंगे, वही संस्कृति उसके अंदर उपजेगी। तो आप अपने स्वयं के बच्चों को गलत आप स्वयं भेज रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो आपको बहुत सोच समझ के अपने बच्चों के लिए विद्यालय चयनित करना चाहिए कि हमें किस विद्यालय में भेजना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस मातृभाषा में हम जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, पले हुए हैं, उसको बुलाकर, देश की भाषा को हम बुलाकर क्या विकास कर पाएंगे उस बच्चे का? नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, निश्चित आप उठाकर रिकॉर्ड देख लें, चाइना में अंग्रेजी नहीं है, चीनी भाषा है और आज उन्नत देश है वो। जापान में अंग्रेजी या भाषा नहीं है, जापानी भाषा है। आज उन्नत देश में अगर नाम आता है तो 2 देशों का नाम आता है, चाइना और जापान। हाँ, जो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे देश आज विश्व पर राज कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखो उनके पास उनकी वो मातृभाषा है जिससे बचपन से वो बड़े हुए हैं और बड़े होते होते उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। तो आप भी अपनी मातृभाषा पर क्यों नहीं जोर दे रहे हो? हैं? आज आप मानना कि आप व्हाट्सअप भी करते हो, लिखते हिंदी, लिख रहे हो हिंदी में
और टाइप कर रहे हो अंग्रेजी में। मैंने देखा, लिखेंगे हिंदी में और टाइप करेंगे काय में, अंग्रेजी में। नहीं नहीं, हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन भाषा की गुलामी से आज भी बेड़ियों से बंधा हुआ है हमारा भारत देश। हाँ, हम भाषा से आजाद नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, भाषा से हम गुलामी में जी रहे हैं। अपने आप को अगर ऊंचा उठाना है, बेड़ियों को खोलना होगा, और बेड़ियों को खोलकर देश के प्रति अगर समर्पित होना है तो अब भाषा के साथ भी आपको समझौता करना चाहिए। मैं प्रांतीय भाषा का विरोधी नहीं हूँ। अगर जहाँ महाराष्ट्रियन चलती है, महाराष्ट्रियन, जहाँ सिख चलती है वहाँ सिख, जहाँ पर कर्नाटक की भाषा चलती है वहाँ कर्नाटक की भाषा चले, क्योंकि हम जिससे पले बड़े हुए हैं उसमें हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। और लेकिन जो हम सीखेंगे उसके माध्यम से निश्चित रूप से मान के चलना कि हम सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद भी हम वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो प्राप्त तो होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, आज देश प्रति भारत तो हो चुका है, लेकिन ना आज भारत के में वो ना, आज अच्छे डॉक्टर हमारे जा रहे हैं, इंजीनियर हमारे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे शिक्षक, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री, जो दिमाग से, बुद्धि से हमारे देश को ऊपर तक ले जा सकते हैं। आज सब लोग विदेश जाकर वो अपने ज्ञान का वैभव विदेश में दे रहे हैं। क्या है? संस्कार और अच्छे लोगों की स्मलिंग हो रही है। स्मलिंग कह सकता हूँ मैं। आज आपके यहाँ से अच्छे लोगों को उठा के ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? क्योंकि वो आपके देश के लायक नहीं है और विदेशी धन ज़्यादा देते हैं, और वो लोग आपके यहाँ के बच्चों को उठा कर ले जा रहे हैं। हाँ निश्चित, ये क्या है? ये सिर्फ उस अंग्रेजियत के कारण है। आज मैं तो कह रहा हूँ, गाँव से भी सबका पलायन होता जा रहा है, सब शहरों की ओर भागते चले जा रहे हैं। देश के हित में इच्छुक लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हमारे गाँव ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं, कैसे कृषि और पशुपालन हमारे देश में हो। आज पशुपालन रीढ़ थी, वो भी समाप्त होता चला जा रहा है। आप उस पर भी विचार करना। देश जरूर आज़ाद हुआ है, लेकिन निश्चित हम अभी आज़ाद नहीं है। वो देश का खनिज पदार्थ जो अधिक हिस्सा आज विदेशों में जा रहा है, खनिज संपदा कहाँ जा रही? क्योंकि वो सब कुछ बाहर चलाता जा रहा है। अगर हम आज़ाद हुए तो क्यों? क्योंकि हमें देना होगा। मैं जब वहाँ गया जगदलपुर में गया तो एक बहुत बड़ी खदान है। अब मानना वो खदान इतनी महंगी खदान है, लेकिन हमने कमिटमेंट कर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें चाहिए तो हमें ये देना होगा। अब हम उनको फ्री में दे रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि अब हम जो है वो कमिटमेंट है। हम यूं तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आज आज़ाद नहीं हुए। आप अगर सच में आज़ाद है तो विदेशी कंपनियों का जो आप चाइना का सामान ले रहे हैं या और दूसरा जो सब कुछ ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। हाँ, नहीं बढ़ रही? पता, रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग विदेशी माल ले रहे हैं, और जब विदेशी माल ले रहे हैं तो यहाँ की कंपनियां, यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ के मजदूर सब बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार बाहर वालों को दे रहे हैं। अगर सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो आप इस पर कमिटमेंट करें जो गुरुजी कहते थे कि आज 15 अगस्त बनाना है तो हम इतना करें, विदेशी सामग्रियों का हम क्या करेंगे? निषेध करेंगे। हम विदेशी वस्तु नहीं लेंगे। आप स्वतंत्रता सेनानी है ना, ठीक है ना? आप बोल रहे हैं ना, भगत सिंह इन लोगों ने अपना खून देकर आज़ादी दी है, तो सच्चे आज़ाद हैं। तो आज आप इतना करें, आप इतना नियम ले लें, मैं विदेशी आइटम नहीं खरीदूंगा। है कोई एक आध सच्चा भक्त जो कहेगा हाँ, आचार्य कहते थे कि हाँ, हम देशी ही वस्तुओं का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तो आज हमारा ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो हर बार 15 अगस्त आती है, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय हिंद बोल देते हैं, और राष्ट्रगान अभी आपने खड़ा बोला, लेकिन इतनी सी बात कमिटमेंट कर लें। क्या कर लें? मार्ग सीधा है पर हमें टेढ़ा लगता है। सीधा मार्ग दिखाने के लिए सच्चा मित्र होना चाहिए। बिल्कुल आपके जीवन में सच्चे मित्र आए और आपको सीधा मार्ग बताए। इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।